हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th आईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। 2015 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं बच्चों, तो आईएससी के एग्जाम में क्लास 12th में आपके सॉल्यूशन चैप्टर से कोई भी सवाल नहीं छूटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आइए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। हौसला करना है आगे बढ़ने का। जब भी पढ़ाई करने का सोचोगे, बाधाएं तो आएंगी। जब अच्छा काम करने जाओ, परेशानी वहीं शुरू होगी। लेकिन हिम्मत करो, हिम्मत रखो और मेहनत करो, हौसला रखो। माँ बाप की दुआएं तुम्हारे साथ है, पेरेंट्स की दुआएं तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भाई बहन के दुआएं तुम्हारे साथ है, तुम्हारे चाहने वालों की दुआएं तुम्हारे साथ है। पढ़ाई करो, हौसला रखो, मेहनत करो और डरो नहीं किसी चीज से। आओ चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चों, समझते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है? इसके लिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये ऑप्शन नहीं है, स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। देखो, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें प्यारे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है समझना। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है प्यारे बच्चों पाई इक्वल टू सी आर टी। क्या होता है प्यारे बच्चों? पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई इक्वल टू सी आर टी। अब यहाँ पे सी क्या है? सी है मोलैरिटी। सी क्या है प्यारे बच्चों? मोलैरिटी। मोलैरिटी किस पे डिपेंड करता है? मोल पे, क्योंकि मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल, सही है। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के। दूसरा है डिक्रीजेज विथ इंक्रीज नंबर ऑफ मोल, गलत है। तीसरा क्या है? इंक्रीजेज एट हायर टेम्परेचर। तो देखो यहाँ से देख सकते हो, पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये सही हो गया। तो ऑप्शन पी सही है और आर सही है। इसकी बात करें, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो एसोसिएट हो रहा है कि डिसोसिएट हो रहा है। तो ये गलत है। सही स्टेटमेंट पी और आर है। आओ चलो ऑप्शन देखते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या है अपना? ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, देखो। ऑप्शन है ओनली पी एंड क्यू, ओनली पी एंड आर, ओनली पी एंड एस एंड क्यू एंड एस। तो कौन सा स्टेटमेंट सही था? पी एंड आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पी एंड आर स्टेटमेंट सही है। मतलब ओनली पी एंड आर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कब आया था? 2025 में। ये इसी साल आया था, 2025 में 1 मार्क्स में आया था। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2, an equimolar solution of non-volatile solute A and B shows depression in freezing point with the ratio of 2:1। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसमें ए और बी का जो फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रेशियो है वो 2:1 है। कह रहा है ए रिमेन्स इन इट्स नॉर्मल स्टेट एंड द स्टेट ऑफ बी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। क्वेश्चन का मतलब है कि ए और बी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2:1 है। ए नॉर्मल है तो बी में क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कहने का मतलब एसोसिएशन या डिसोसिएशन पूछ रहा है। अगर डिसोसिएशन होता तो नॉर्मल से ज्यादा डिप्रेशन आता, एसोसिएशन में नॉर्मल से कम आएगा क्योंकि आई की वैल्यू कम होती है। तो अगर हम देखें प्यारे बच्चों ऑप्शन को, हमारे पास 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके से है और एक एक करके प्यारे बच्चों समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम देखें, डेल्टा टीएफ होता है प्यारे बच्चों आई इंटू केएफ इंटू मोलैलिटी, यही होता है। अब
अगर नॉर्मली एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या है 1, या 100% डिसोसिएशन हो रहा है तब भी आई की वैल्यू 1। इसके अलावा आई की वैल्यू डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन अगर हो रहा है, कहीं भी डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो डेल्टा टीएफ ज्यादा आएगा। अब एसोसिएशन अगर हो रहा है तो एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू 1 से कम होती है, लेस देन 1, तो फिर डेल्टा टीएफ इसमें कम आएगा। अब कह रहा है कि ए और बी, इसमें डेल्टा टीएफ का रेशियो क्या है तुम्हारा, ए एंड बी में 2:1 है। अब कह रहा है ये जो है नॉर्मल है, इसमें क्या हो रहा है, तो भाई नॉर्मल से कम आ रहा है ना इधर, तो एसोसिएशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, एसोसिएशन। तो क्या आंसर आ गया, डिप्रेशन नॉर्मल से कम आ रहा है तो एसोसिएशन, नॉर्मल से ज्यादा आएगा तो डिसोसिएशन। तो इसका आंसर क्या आ गया, एसोसिएशन। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन है। कब आया था, 2024 में, कितने मार्क्स में, 1 मार्क्स में। तो समझ में आ रहा होगा। आओ अगले सवाल पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ये 2023 और 2011 दो बार ये सवाल पूछा गया है और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन द वन हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल बी। इसमें बताना है बच्चों कि किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है, पहले ऑप्शन देख लेते कि ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों। पहले सबसे पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। ऑप्शन देखो तुम्हारा कुछ ऐसा है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई आंसर लिखना है। अब देखो अगर हम इन चारों में देखें प्यारे बच्चों तो डेल्टा, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो डेल्टा टीबी होगा आई इंटू के बी इंटू एम। मोलालिटी सबका सेम है क्योंकि इसमें कहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट विल बी। तो यहाँ पे अगर देखो तो सबकी मोलालिटी कॉन्सेंट्रेशन, मोलालिटी सेम है तो मोलालिटी भी सेम होगी 0.1 0.1, मतलब ये तो डिसाइड नहीं कर सकता। वाटर का केबी जो है 0.512 होता है, ये भी फिक्स है। तो डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आई के। अगर आई बढ़ेगा तो डेल्टा टीबी बढ़ेगा, और आई अगर डिसोसिएशन कंप्लीट दिया है तो आई एन के बराबर होगा। एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल उसमें आई की वैल्यू ज्यादा और उसमें एलिवेशन ज्यादा। तो अगर हम बात करें और जिसमें एलिवेशन ज्यादा उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, मतलब वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा टीबी, तो जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा पार्टिकल NaCl में 2 पार्टिकल, BaCl2 में 3 पार्टिकल, इसमें 2 पार्टिकल और इसमें 4 पार्टिकल। अगर हम K4 FeCN6 को डिसोसिएट करें प्यारे बच्चों तो ये डिसोसिएट होगा 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस में। तो 1 पार्टिकल ये और 4 पार्टिकल ये, टोटल N कितना हो गया 4 + 1 5। N ज्यादा तो आई ज्यादा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा, डी ऑप्शन 0.1 m K4 FeCN6। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है अपना, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करता है, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता, या नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो बात कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। आंसर क्या हो गया, बी। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। ये कौन से ईयर का क्वेश्चन था, 2021 22। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भैया ये 2021 कैसा साल था, डरावना, कोविड का, लेकिन इसने बहुत हमें सिखाया भी। इसने सिखाया कि मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है।
इसने हमें ये सिखाया कि हेल्दी रहना जरूरी है, हेल्दी रहना जरूरी है, फिट रहना जरूरी है। और इसमें एक बुराई भी हमारे बच्चों के बीच में डेवलप हुई, मोबाइल की। मोबाइल कंस्ट्रक्टिव भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है। अगर उसको पढ़ाई और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत कंस्ट्रक्टिव है, और डिस्ट्रक्टिव अगर ज्यादा गलत तरीके से रील्स वगैरह में यूज करें तो वो गलत है। दूसरी बात, हेल्थ की बात भी करें तो मोबाइल्स को आप दिन भर में 2-3 घंटे स्विच ऑफ करने का एक प्रैक्टिस करो, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। मोबाइल जितना कम यूज करो वो ज्यादा बेहतर होगा, पढ़ाई के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। आओ चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया था और स्कूल के एग्जाम पे सभी बच्चों को पास किया गया था। बड़ा अच्छी लाइन लिखी है, और ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, हर एक चीज आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए करना है। संघर्ष तो होगी, जीवन अगर है तो संघर्ष है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है कभी उसे दर्द ने पाला होगा, और जो इस वक्त चल रहा है उसके पैरों में जरूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता, जो दिया जल रहा है उसी से तो उजाला होगा। उजाला करने के लिए दिए को जलना पड़ता है, और हमें भी अगर रोशनी करनी है, अपने जीवन में रोशनी करनी है, अपने चाहने वालों के जीवन में रोशनी करनी है, तो खुद को तो जलाना ही पड़ेगा, और जो जलता है वही नाम रोशन करता है। चलो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन विच डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड। देखो कोई भी सॉल्यूशन है, ये जो क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन विच डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड। कोई भी सॉल्यूशन जो बिना कॉम्पोजिशन में चेंज हुए, जैसे मान लो पानी और मिल्क का मिक्सचर है, उसको इवापोरेट करो और जब वेपर बने, तो जैसे पानी अगर मान लो कि 100 ml मिल्क है और उसमें 10 ml पानी है, और जब वेपर बने तो मिल्क के भी वेपर बनेंगे, पानी के भी वेपर बनेंगे। जब वेपर बने तो उसमें भी 100 ml मिल्क के अंदर 10 ml पानी का वेपर हो, मतलब जो कॉम्पोजिशन लिक्विड में था वही कॉम्पोजिशन वेपर में है। इसी को इस लैंग्वेज में लिखा गया कि सॉल्यूशन विच डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जब लिक्विड और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? आओ देखे, सी ऑप्शन करेक्ट है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कौन सा बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सी ऑप्शन में कौन सा है, देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इसका आंसर होगा। और आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना क्या है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। The elevation of boiling point of 0.5 m K2SO4 solution is that of 0.5 m urea solution। अब कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है 0.5 m K2SO4 सॉल्यूशन इज डैश दैट ऑफ 0.5 m यूरिया सॉल्यूशन। अब बच्चों अगर हम बात करें, यूरिया एक मॉलिक्यूलर सॉल्यूट है, क्या उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा प्यारे बच्चों? नहीं होगा। ध्यान से सुनना, यूरिया में जो एलिवेशन का फॉर्मूला है वो क्या होगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। और K2SO4 में अगर देखें प्यारे बच्चों तो डेल्टा टीबी क्या होगा, I इंटू केबी इंटू मोलालिटी। और कंप्लीट डिसोसिएशन कुछ नहीं लिखा हो, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में I किसके बराबर होता है, N के। और N K2SO4 के लिए N की वैल्यू कितनी है, K2SO4 डिसोसिएट होगा 2K प्लस और 1SO4 2 माइनस। N की वैल्यू आ गई 3, 2K प्लस और 1SO4 2 माइनस, तो I N के बराबर है और N 3 है। तो डेल्टा टीबी जो, सॉरी यहाँ डेल्टा TF लिखा है प्यारे बच्चों, डेल्टा टीबी जो होगा वो क्या होगा, 3 इंटू केबी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी या मोलारिटी दोनों की सेम है, सेम है। तो फिर डेल्टा टीबी क्या होगा, K2SO4 के लिए यूरिया से 3 गुना हो जाएगा। तो क्या आंसर हो गया, ग्रेटर देन। कौन सा हो गया, मोर देन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मोर देन।
चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो आओ अब अगले सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल अपना क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 1.86, therefore the freezing point of 0.1 small m NaCl solution in water is expected to be। चार ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है डेल्टा TF क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, और किसको इसमें मोलर फ्रीजिंग पॉइंट NaCl है, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TF निकालना है और I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू N के बराबर होगी और NaCl क्योंकि कुछ नहीं लिखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया तो मान लेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन है, और उस केस में I जो है N के बराबर होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होगा। NaCl में एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2, तो यहाँ पे N 2 है तो I भी क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पे रख दो 2, KF है 1.86 और मोलैलिटी तो अपना दिया है 0.1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.372। पूछा क्या है, द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो डेल्टा TF क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन। सॉल्वेंट पानी है तो 0 पे फ्रीज होता है और 0.372 डिप्रेशन आया है, तो आंसर क्या हो गया -0.372 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या आ गया -0.372 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल अपना क्या कह रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है 9th क्वेश्चन, व्हाई द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.4 m NaCl सॉल्यूशन इज नियरली ट्वाइस देन दैट ऑफ 0.4 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। ऑप्शन ए कह रहा है ड्यू टू डिसोसिएशन, बी कह रहा है ड्यू टू एसोसिएशन, सी कह रहा है ड्यू टू डाइमेराइजेशन और डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो आओ प्यारे बच्चों समझते हैं कि सही आंसर क्या है और क्या होना चाहिए। देखो कह रहा है कि 0.NaCl के लिए अगर हम देखें प्यारे बच्चों, NaCl के लिए डेल्टा TF क्या होता है, I इंटू KF इंटू M। अब यहाँ पे NaCl में अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पार्टिकल है 2, तो I N के बराबर होता है, तो ये I2 आ गया, तो डेल्टा TF कितना हो जाएगा I इंटू KF, और KF तुम्हारा यहाँ I की वैल्यू तो 2 आ ही चुकी है तो रख दो 2, I की वैल्यू 2 रख दो, यहाँ पे I की वैल्यू रख दो 2 और KF 1.86 है और मोलैलिटी 0.4 दे रखा है, ये आ गया। अब इसके बाद ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में ना तो एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन, तो I की वैल्यू 1 ले लेंगे और फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। KF 1.86 है और मोलैलिटी कितना है, जो मोलैलिटी है वही मोलैलिटी है 0.4, यहाँ दिया है कैपिटल M, लेकिन जो मोलैलिटी है वही मोलैलिटी इस केस में होगी। जनरली ऐसा ही होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, अगर मोलैलिटी दिया उसको मोलैलिटी ही आप मान लेना। अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि देखो इसमें 2 गुना आ रहा है, ये जो वैल्यू है जो ये NaCl के केस में है वो ग्लूकोज वाले से 2 गुना है, तो 2 गुना क्यों है, क्योंकि यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है और I की वैल्यू 2 आ जा रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ड्यू टू डिसोसिएशन। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। आओ अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है MCQ का, नहीं एक और होगा क्योंकि 16 तक।
देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है आइडियल सॉल्यूशन ऑबे डैश। तो कौन सा लॉ? रॉल्स लॉ। कौन सा? रॉल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पहली बात। एंड डैश फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अगर आइडियल है तो एजियोट्रॉप नहीं बनाएगा, नॉन आइडियल में एजियोट्रॉप बनता है। तो डू नॉट फॉर्म, क्या होगा? डू नॉट फॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन होगा? रॉल्स एंड डू नॉट फॉर्म। कौन सा होगा प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट फिलअप्स में रॉल्स और दूसरे में डू नॉट। तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल अपना क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 1.86। ये शायद एक बार और आ चुका है, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन 2-3 बार क्वेश्चन आते ही है बोर्ड वाले, तो रिपीट होते ही है। द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट वाटर इज 1.8, therefore the freezing point of 0.1 m NaCl in water expected to be। तो मोलारिटी दिया है, तो हमने कहा ऐसे केस में जनरली मोलारिटी को ही क्या मान लेते हैं? मोलालिटी मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या लिख दो? आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। अच्छा, आई एन के बराबर है, और NaCl में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने? 2, एक Na प्लस और दूसरा Cl माइनस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए बोलो? 2 पार्टिकल। तो यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, तो आई एन के बराबर होता है, आई की वैल्यू 2 रख दो, केफ 1.86, मोलालिटी 0.1। तो कितना आ गया ये प्यारे बच्चों? ये आ गया 0.372 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हमें निकालना है, डेल्टा टी एफ जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन। सॉल्वेंट पानी है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0, और डिप्रेशन आया है 0.372। तो आंसर आ गया -0.372 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बेहद आसान कॉन्सेप्चुअल, और टेक्स्ट बुक पढ़ो, ज्यादा टीम झाम करने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, सब समझ में आते जाएगा। ये था आपका 2025 से 2015 तक का एमसीक्यू। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे और एक एक पॉइंट समझेंगे। हेलो। हम्म। तो चलो अब न्यूमेरिकल पे आते हैं और समझते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है। चलो उससे पहले कोटेशन लिखा है, सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है, और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। एक बार और पढ़ते हैं, सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है, और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। बहुत ही सुंदर लाइन है प्यारे बच्चों। जिस दिन सफल होगे, उस दिन तुम्हारे रिश्तेदार जिनको तुम जानते भी नहीं होगे, वो कहेंगे बाबू कैसे हो, तुमको हमने गोद में खिलाया है। तुम्हारे याद है जब तुम मिले थे मेला में, हमने 20 रुपए दिए थे। तुम नहीं जानोगे, लेकिन तुम भी बोले हाँ हाँ मिले थे वहां पे, है ना। तो जब सफल होगे तो पूरी भीड़ आपके साथ होगी, और जिस दिन असफल होगे, चाहे तुम 10 घंटे पढ़ते हो बंद कमरे में, वही रिश्तेदार बोलेंगे हमें तो पता था ये बदतमीजी करता है बाहर में रह के, हमें तो पता है ये पढ़ाई नहीं करता है। मतलब जब सफल होगे तो दुनिया तुम्हें जानेगी, और जब तुम असफल होगे तो तुम दुनिया को जानोगे कि दुनिया का चरित्र क्या है। सच्चाई ये है कि इंसान की फितरत है जलन, उसमें उनकी कोई बुराई नहीं है, अज्ञानता है। सच्चाई ये है कि दुनिया में कोई बच्चा अगर पढ़ाई मन से करता है,
भले उसे कोई नौकरी ना हो, लेकिन वो असफल कभी नहीं होता। क्योंकि अगर हम मन से किसी चीज की तैयारी प्रिपरेशन करते हैं, तो या तो उस एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं, या तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं जो हमारे जीवन में काम आता है। तो पढ़ाई तो कभी सफलता और असफलता की बात ही नहीं है। मेहनत करो, अगर असफल भी होगे तो उन जाहिलों से आगे होगे जो तुम्हारे ऊपर हंस रहे होंगे। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं अगले सवाल को, जो कि है अपना न्यूमेरिकल पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। द साइंटिस्ट, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट गायब है प्यारे बच्चों। द साइंटिस्ट, मैं पढ़ देता हूं, आप देख लेना। द साइंटिस्ट went off introduce a factor I to account for the extent of association of solute. It mathematically expressed as I equal to normal molecular mass upon experimental molecular mass. In case of association, I is less than 1, and in case of dissociation, I is greater than 1. एक बार फिर से पढ़ देता हूं। द साइंटिस्ट went off introduce a factor I to account for the extent of association और dissociation होना चाहिए, कुछ मिसिंग है, of solute, association or dissociation of solute. It is mathematically expressed as I equal to normal molecular mass upon experimental molecular mass. In case of association, I is less than 1, and in case of dissociation, I is greater than 1. ये कुछ ऐसा केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इन द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास K for efficiency by using colligative property will be the value of Van 't Hoff factor of solute is, what will be the value of Van 't Hoff factor in the solute 25% dissociation। देखो मैं इसको समझा देता हूं आपको प्यारे बच्चों, क्या लिखा है समझना है। लिखा है इन कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास K for efficiency का मॉलिक्यूलर मास Van 't Hoff फैक्टर के थ्रू हम निकाल रहे हैं, और कह रहा है कि इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 25% है तो Van 't Hoff फैक्टर क्या होगा। मॉलिक्यूलर मास नहीं बताना, Van 't Hoff फैक्टर बताना है। तो देखो Van 't Hoff फैक्टर जो है हमारा K for efficiency पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सबसे पहली बात तो एक सॉल्ट है तो ये डिसोसिएट होगा। जब ये डिसोसिएट होगा तो 4K प्लस और Fe6 4 माइनस, तो टोटल कितने पार्टिकल बन गए प्यारे बच्चों, 4 पार्टिकल तो ये बना, और ये एक कॉम्प्लेक्स आयन, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल पार्टिकल 5 है। अगर कहीं डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन होने के लिए जो Van 't Hoff फैक्टर है उसका फॉर्मूला है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। यहाँ पे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और 1 माइनस अल्फा, और n की वैल्यू अगर 5 है तो 5 अल्फा, तो I क्या हो गया 1 प्लस 4 अल्फा। अल्फा दिया है हमारा 25%, इसका मतलब है 25 अपॉन 100 मीन्स 0.25। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम रखेंगे 1 प्लस 4 इंटू 0.25, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो I की वैल्यू पूछी गई थी, इस केस में I की वैल्यू कितनी है 2 है। आओ अगले सवाल पे चलते। इसी के अगले पार्ट में 2 पार्ट था, तो पहले पार्ट में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का 3 मार्क्स का। कब आया था प्यारे बच्चों 2025 2025। तो पहला पार्ट का आंसर 2 है। चलो अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट जो है क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में भी कुछ फॉन्ट मिसिंग है, बस ये क्वेश्चन में मिसिंग है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो, मैं पढ़ देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ Van 't Hoff फैक्टर ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड व्हेन इट कंप्लीटली एसोसिएशन टू फॉर्म डाइमर। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड प्यारे बच्चों ये डाइमर बना रहा है, डाइमर बना रहा है। डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलकर के एक सिंगल यूनिट बन रहा है, और डाइमर के में एसोसिएशन में है, n की वैल्यू हो गई 2। I की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ये होता है एसोसिएशन के लिए। किसके लिए होता है ये, एसोसिएशन के लिए।
तो यहाँ पे अगर हम आई लिखे प्यारे बच्चों तो 1 माइनस अल्फा और एन की वैल्यू 2 है तो अल्फा बाई, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। और इसमें बोला है कि व्हेन कंप्लीटली एसोसिएटेड का मतलब है कि अल्फा की वैल्यू आपको 1 लेनी है। तो आई क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 मीन्स 1 बाई 2, 0.5 आ रही आई की वैल्यू। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 0.5। हमेशा याद रखना डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी और अगर एसोसिएशन है तो आई की वैल्यू 1 से कम होगी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं और सेकंड न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड in 1000 gram of water boils at 373.0834 Kelvin. Calculate the degree of dissociation of बेरियम क्लोराइड Kb और मॉलिक्यूलर मास दिया है। तो सबसे पहले हमें अल्फा निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा देखो, डेल्टा Tb इक्वल टू I इंटू Kb इंटू मोलैलिटी। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों डेल्टा टीबी निकालना है, डेल्टा टीबी दिया है, डेल्टा टीबी कितना दिया है यहाँ पे निकाल देते हैं। डेल्टा टीबी कितना दिया है, ये देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 373.0834 और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373, तो ये माइनस करके आएगा 0.834 केल्विन या डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस है तो किसी में भी यूनिट रखोगे उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे 0.834 आ गया। आई की वैल्यू हमें पता नहीं है और केबी की वैल्यू 0.52 है। मोलैलिटी होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। WB है मास ऑफ सॉल्यूट, MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और ये है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 0.834 इक्वल टू आई इंटू 0.52 और ये आ रहा है हमारा 12.5 दिया है बेरियम क्लोराइड इंटू 1000 और यहाँ पे प्यारे बच्चों मोलर मास कितना दिया है 208.34 और सॉल्वेंट का मास कितना दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 1000 ग्राम। कितना दिया है 1000 ग्राम। तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। इसको आई को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0.834 इंटू 208.34 अपॉन 0.52 इंटू 12.5। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2.67। ये आई की वैल्यू हो गई। अब अगर हम बात करें आई का फॉर्मूला डिसोसिएशन के लिए तो क्या होता है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अगर हम BaCl2 की बात करें प्यारे बच्चों ये अलग होगा तो Ba2 प्लस और 2Cl माइनस, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, 2 Cl माइनस 1 Ba2 प्लस, तो यहाँ रख दो 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा। तो यहाँ से आ गया आई की वैल्यू रख दो 2.67, कितनी रख दो 2.67 इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा। तो यहाँ से इसके बाद प्यारे बच्चों हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे 2 अल्फा क्या हो जाएगा 2.67 माइनस 1, तो 2 अल्फा हो जाएगा 1.67, अल्फा हो जाएगा 1.67 बाई 2, तो ये आ जाएगा 0.835 मीन्स अल्फा आ गया 83.5%। जब परसेंट लिखना हो तो जो भी अल्फा की वैल्यू आए उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर। कितनी आंसर आ गई 83.5। तो ये क्वेश्चन था न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। कब आया था ये 2024 में, 2024 IAS। तो अब चलो अगले सवाल पे चलते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल से पहले कुछ कोटेशन है समझना, क्योंकि मोटिवेटेड रहना, एनर्जेटिक रहना एग्जाम के समय बहुत जरूरी है। इवन हर दिन मोटिवेटेड रहो, कपड़े की धुलाई डेली करते हो, ब्रेन की भी धुलाई करो, ब्रेन में डेली इसकी क्रीसिंग करते रहो। देखो
जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। जब जीवन में ऐसा समय आए कि कोई आपको इज्जत नहीं दे रहा है, कोई आपसे प्यार से बात नहीं कर रहा है, तो समझ लेना भगवान ने बिल्कुल सही समय आपको दिया है। ये समय मेहनत करने का है, अपने आप को बनाने का है, क्योंकि वो इज्जत इंसान की करते ही नहीं है, वो करते हैं उसकी हैसियत, उसके रुतबे की। तो तुम समझ लेना कि ये समय कठिन संघर्ष का है और किसी को कुछ बताना नहीं। जब सारी दुनिया ये हंस रही हो कि तो हार गए हैं, ये खत्म हो चुके हैं या वे दोबारा आएंगे नहीं, लेकिन उसी समय समंदर की तरह वापस आऊंगा और तेरी हस्ती को मिटाऊंगा। वापस आना है और उसके लिए कठिन तप करना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर लाइन है, जीतने का मजा तब ही आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों, देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। When 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, 25 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया जा रहा है। इट शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1.62 केल्विन। डेल्टा टीएफ 1.62 केल्विन है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ ऑफ बेंजीन इज 4.9। केएफ कितना है बेंजीन का? 4.9। तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या क्या गिवन है प्यारे बच्चों, गिवन क्या क्या है? गिवन है डेल्टा टीएफ 1.62, केएफ 4.9, डब्ल्यू बी कितना दिया है 25, एम बी कितना है 122, और डब्ल्यू ए कितना है, सॉरी डब्ल्यू बी जो सॉल्यूट का मास है 25 नहीं है 2 ग्राम है। कितना है? 2 ग्राम। और डब्ल्यू ए है 25। ए मतलब सॉल्वेंट, बी मतलब सॉल्यूट। डेल्टा टीएफ क्या होगा? आई इंटू केएफ इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टीएफ है 1.62, आई पता नहीं, ये 4.9 है, और डब्ल्यू बी कितना है देख लो, मास ऑफ सॉल्यूट 25 है इंटू 1000, सॉरी 2 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है प्यारे बच्चों? ये है 2 इंटू 1000 अपॉन 122 इंटू मोलर मास ऑफ इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 25। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे भी प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 25 से 40 टाइम कैंसिल होगा, और आई की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी 1.62 इंटू 122 अपॉन ये आ जाएगा 4.9 इंटू 2 इंटू 40। अगर इन सबको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो किया जाएगा 0.504। अब एसोसिएशन के लिए आई का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। डाइमर बन रहा है तो एन की वैल्यू 2 है, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई 2। यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस एल्फा बाई 2। और आई की वैल्यू हमारी कितनी है प्यारे बच्चों? आई की वैल्यू निकल चुकी है 0.504 इक्वल टू 1 माइनस एल्फा बाई 2। तो अल्फा बाई 2 को उधर ले गए तो आ जाएगा 1 माइनस 0.504। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये जो है तुम्हारा आई की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, अल्फा बाई 2 की वैल्यू आएगा 0.496। तो अल्फा क्या आ जाएगा? 0.496 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 496 इंटू 2 90 0 पॉइंट, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.992। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99.2%। तो क्या आंसर है प्यारे बच्चों? 99.2% अल्फा की वैल्यू आएगी। अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। क्या है?
डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आई होप समझ में आ रहा होगा। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज। मतलब ये पूछा है कि कौन कितने टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन है जिसमें 54 ग्राम ग्लूकोज है और 250 ग्राम ऑफ वाटर है, तो कितने टेम्परेचर पे वो फ्रीज होगा। और दूसरा पूछा है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है। सेकंड पार्ट है व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पहला पार्ट है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज। मतलब किसी सॉल्यूशन में 54 ग्राम ग्लूकोज है और 250 ग्राम पानी है, तो कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। और सेकंड पार्ट पूछा है मोलालिटी। आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज एमबी निकाल लिया, 180 आ गया, चलो ठीक है। आगे फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डेल्टा टी एफ निकालना है, के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86, सॉल्यूट का मास 54 है, मोलर मास 180 है और सॉल्वेंट का मास 250 है। ये सारी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ गया बेटा 100440 अपॉन 45000। इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया 2.23। तो इस सॉल्यूशन में डेल्टा टी एफ क्या है 2.23 और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन। सॉल्वेंट 273 है, डिप्रेशन 2.23 है, तो माइनस करेंगे 270.77 केल्विन पे सॉल्यूशन क्या होगा फ्रीज होगा। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी का मोलर मास ग्लूकोज का 180 है। मोलालिटी का फॉर्मूला कितना है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी मतलब मोलर मास सॉल्यूट, डब्ल्यू ए मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको रखे 54 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 250, ये कितना आ गया प्यारे बच्चों सॉल्व करके 1.2 स्मॉल एम मोलालिटी की यूनिट है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? अच्छा नेक्स्ट सवाल कोविड आ गया था, तो कोविड आते ही मन में एक भय हो जाता है, लेकिन वहीं पे काम आता है कठिन संघर्ष करने की क्षमता, मनोबल ऊंचा और मंजिल। जिनके सपने ऊंचे होते हैं उनको संघर्ष भी कठिन करना होता है। आओ समझते हैं क्या है। मंजिल चाहे कितनी भी क्यों ना ऊंची हो, रास्ता हमारे पैरों के नीचे ही होता है। चलो एक बार रिपीट करते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी क्यों ना ऊंची हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। मंजिल सपने, एक कहावत है ना, एक मृणाल करके एक कवि है, उन्होंने कहा कि सपने ऊंचाई पे थे, सोते चटाई पे थे। तो भले हम नीचे सोते हो, झोपड़ी में रहते हो, झुग्गी में रहते हो, लेकिन सपने तो हिमालय पर्वत के समान ही रहेंगे। और चाहे हिमालय पर्वत को गुमान हो कि बहुत ऊंचा है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता पैरों के नीचे ही होता है। जिसके पैरों में दम है, जिसके दिल में मन में शक्ति है, वो जरूर उस हिमालय माउंट एवरेस्ट हो या दुनिया में कोई भी ऊंचाई हो, उसको फतह करेगा ही करेगा। ये सब एग्जाम बोर्ड कंपटीशन क्या है, कुछ नहीं है। पढ़ो, अगर 6 महीने पढ़ लिए कोई भी कंपटीशन क्लियर हो जाएगा। बोर्ड के लिए तो 2 महीने पढ़ लिए 90% आना ही है। चलो बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है the elevation in boiling point when 0.30 gram of acetic acid is dissolved in 100 gram benzene is 0.0633 degrees Celsius. Calculate the molecular weight of acetic acid from this data. What conclusion can you draw about the molecular state of the solute in the solution? देखो क्या है, सॉल्यूट का मास दिया है 0.30 ग्राम, सॉल्वेंट का मास यहाँ पे दिया है 100 ग्राम और डिप्रेशन दिया है 0.0633। पूछा है कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालो और उस मॉलिक्यूलर मास से तुम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। तो एक गिवन डेटा है, सॉल्यूट का मास WB 0.30 ग्राम, सॉल्वेंट का मास WA 100 ग्राम, डेल्टा TB 0.0633 डिग्री सेल्सियस, KB 2.53, ये गिवन है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। सिंपल कहे तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। यहाँ से वैल्यू रखा हमने और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मोलर मास क्या आ गया 120 आ गया। अब मोलर मास 120 का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? मोलर मास अगर हम देखें, एसिटिक एसिड हमारा सॉल्वेंट था, एसिटिक एसिड सॉल्यूट, सॉरी हमारा सॉल्यूट क्या था एसिटिक एसिड।
और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। नॉर्मली अगर इसका मोलर मास निकाले तो इसका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास 60 आएगा, लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। इसका मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ करके एक यूनिट बना होगा, और एक यूनिट दो मॉलिक्यूल जुड़ के बने मतलब डाइमर। तो कंक्लूजन ये है कि एसोसिएशन विल टेक्स प्लेस एंड एसिटिक एसिड विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। तो इसका आंसर यही होगा, एक तो ये निकालना है, और दूसरा इसका कंक्लूजन ये है कि ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। चलो अब अगले सवाल पे चलते और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, when 0.4 gram of oxalic acid is dissolved in 40 gram of benzene, the freezing point of the solution is lowered by 0.45 Kelvin. Delta TF 0.45 Kelvin है। Calculate the degree of association of acetic acid. Acetic acid का degree of association निकालना है। Acetic acid form dimer when dissolved in benzene. डेल्टा TF 0.45 दे रखा है, KF 5.12, MB 60, WA 40, WB 0.4 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये मास ऑफ सॉल्यूट है। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, डेल्टा TF हम क्या जानते हैं, क्वेश्चन में डेल्टा TF कितना दिया है, 0.45। आई हमें पता नहीं है, KF की वैल्यू 5.12 है, WB 0.4 दिया है, और MB मोलर मास ऑफ सॉलिड 60 दिया है, WA 40 दिया इंटू 1000। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5273। अब जो हमने बताया था कि आई की वैल्यू एसोसिएशन में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन होता है, इसी फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली ये लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, और एन डाइमर बन रहा है तो एन की वैल्यू 2 है, ये वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगा 0.9514, और परसेंटेज में लिखोगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 95.14%। तो ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl in 100 gram water is minus 3.348 degree Celsius. Calculate Ventov factor I for this solution. What will be the experimental molecular weight of NaCl? इस क्वेश्चन में KF की वैल्यू है 1.86 और सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, क्लोरीन का 35.5। 2018 का 3 मार्क्स का सवाल है, और इसको समझते हैं। देखो इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ये दिया है 3.348 डिग्री सेल्सियस, और ये डेल्टा TF कैसे निकला, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और सॉल्यूशन का -3.348 क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से अगर 0 से -3.348 सब्सट्रैक्ट करोगे तो +3.348 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। सॉल्यूट का मास है 5.85 ग्राम और सॉल्वेंट का मास है 100 ग्राम, KF है 1.86, और हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है वेंटॉफ फैक्टर। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम फॉर्मूला इसमें लिखे है, उससे हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। जो गिवन वैल्यू है यहाँ पे है 3.348, KF है 1.86 और WB कितना है 5.85 इंटू 1000। मोलर मास जो यहाँ से निकलेगा वो ऑब्जर्व होगा, इसको देखते हैं कितना आएगा, और WA जो सॉल्वेंट का मास है ये हमारा है 100। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें बच्चों तो MB जो हमारा है ये आ जाएगा 1.86 इंटू 5.85 इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 3.348 इंटू 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से है, ये 100 से 2 जीरो कैंसिल कर दो, और जो सॉल्व करने के बाद MB ऑब्जर्व ये जो वैल्यू आएगी वो ऑब्जर्व ये कितना आएगा 55.5,
अब हमें बच्चों निकालना है आई की वैल्यू। आई का जो फॉर्मूला होता है ये होता है थ्योरेटिकल मोलर मास। ये MW मॉलिक्यूलर वेट लिख दे रहा हूं, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। देखो अगर NaCl का थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो कितना आएगा 23, ये आ जाएगा 58.5। तो थ्योरेटिकल है 58.5, ऑब्जर्व वैल्यू आ रहा है कितना 55.5। तो यहाँ से ये सॉल्व होके आ जाएगा आई की वैल्यू 1.054 और यही वेंट ऑफ फैक्टर निकालना था इस सवाल में। तो हमारे पास 1.054 आ गया और इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास पूछा था तो वो 55.5 आ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं था। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डिटरमाइन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.625 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है डिजोल्व इन 102.8 ग्राम वाटर। इसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 273 केल्विन मींस 0 डिग्री सेल्सियस और केएफ की वैल्यू है 1.87। तो जो गिवन डेटा है इसमें हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें गिवन क्या क्या है हमारे पास। 2017 का क्वेश्चन है ये। मोलर मास सॉल्यूट का, ग्लूकोज का मोलर मास कैलकुलेट करोगे 180 आएगा। और जब इसको हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। देखो जब हमने फॉर्मूला लगाया डेल्टा TF, क्योंकि ग्लूकोज है तो आई तो आएगा नहीं, एसोसिएशन डिसोसिएशन का सवाल ही नहीं है। तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, बस ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है। और यही फॉर्मूला तुम देखो यहाँ पे लगाया गया है। अगर इस फॉर्मूले को देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है प्यारे बच्चों, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। KF की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.87 और WB की वैल्यू कितनी है 0.0625 0.625 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 102.8। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 0.06 केल्विन। तो यहाँ से बच्चों डेल्टा जो हमारे पास TF है, डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू रख दो तुम सब, 1.87 रख दो और WB की वैल्यू रख दो तुम 0.625 रख दो इंटू 1000 रख दो, यहाँ पे 180 आ गया। और दूसरा जो वैल्यू है सॉल्वेंट का मोलर मास वो है हमारा 102.8 ग्राम। यहाँ से डेल्टा TF आ गया 0.06 केल्विन। अब जो डेल्टा TF होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर यहाँ से बच्चों हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन। तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों वो कितना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 273 माइनस 0.06। तो 273 से 0.06 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो 272.94। ये केल्विन, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तो ये इसका आंसर है 272.94 केल्विन। नेक्स्ट सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है, दो पार्ट में। पहला पार्ट कह रहा है 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विद 1.754% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। फाइंड, ये ई लिखा है, एफ यहाँ एफ होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। तो दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक कब होते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लो। एक सॉल्यूशन है जो जिसमें चीनी और पानी और उसका मास परसेंट है 10%,
मतलब 10% क्या है हमारा, चीनी है, 10 ग्राम चीनी है 100 ग्राम पानी में। और दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें यूरिया है और वो कितना है 1.754%। अब कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया बताओ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन शुगर दिया है 342। आइसोटोनिक है दोनों सॉल्यूशन, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। आओ समझते हैं इसमें। 10% aqueous solution of cane sugar is isotonic with 1.754% aqueous solution। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो दोनों जो हमारे पास सॉल्यूशन दिया है उसमें क्या है, देखो दोनों सॉल्यूशन के अंदर बच्चों इसमें जो है आइसोटोनिक है, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होगा। और यहां से अगर हम लिखे प्यारे बच्चों तो C1RT इक्वल टू C2RT ऐसा होगा, बोलो। अब अगर तुम देखो ध्यान से तो RT से RT कैंसिल हो जाएगा, तो C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से C1 इक्वल टू C2। और C1 यहाँ पे है क्या, मोलरिटी पहले सॉल्यूशन का है, और C2 है मोलरिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। चलो अब इसको देखते हैं। मोलरिटी क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट जो कि केन शुगर में 10 ग्राम है, और अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये वॉल्यूम 100 हो जाएगा। तो 10/100 इसको सॉल्व कर लो तो ये 1000 से 1000 ये पूरा कैंसिल होगा, 1/342 आ जाएगा। और यहाँ देखो सेकंड सॉल्यूशन में जो 1.754 है, तो ये मास ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर हम करेंगे प्यारे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, ये सॉल्व होके आपका आ जाएगा, सॉल्व होके कितना आ रहा है, ये वैल्यू जो है 1.754 इन 34.2, ये सॉल्व करोगे तो सॉल्व होके आ जाएगा ये 59.9। इसको राउंड ऑफ में हम क्या लिख देंगे, 60। तो जो मोलर मास ऑफ यूरिया आ गया, यूरिया का जो मोलर मास आ गया वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 60। और एग्जैक्ट वैल्यू लिखे तो 59.9। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 60। आओ अब अगले सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है, 2016 में सवाल आया था और 3 मार्क्स में था। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 58 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना दिया है बच्चों, 58 ग्राम पर मोल। और आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 48 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1200 ग्राम वाटर। मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर वेट 58 दिया है, अब कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जब सॉल्यूट 48 ग्राम है और सॉल्वेंट 1200 ग्राम है। केबी की वैल्यू दे रखी है आपको, तो डायरेक्टली इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए कुछ नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, आई वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो आओ उसको सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिखते हैं बच्चों। गिवन वैल्यू हमारा क्या है, देखो अगर हम गिवन वैल्यू की बात करें तो हमारे पास गिवन वैल्यू जो है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एमबी दिया है 58 ग्राम पर मोल, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें डेल्टा टीबी निकालना होगा। और यहाँ पे डब्ल्यू बी दिया है 48 ग्राम और डब्ल्यू ए है 1200 ग्राम। अब यहाँ पे केबी दिया है 0.513। बस फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 इन अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब यहाँ पे बच्चों केबी की वैल्यू रख देते हैं 0.513 है। और डब्ल्यू बी मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट कितना है प्यारे बच्चों, ये है 48 इंटू 1000। और मोलर मास सॉल्यूट का कितना है बताओ, मोलर मास है आपका 58 और डब्ल्यू ए की वैल्यू है 1200। इसको सॉल्व करो, 2 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आ गया आपका डेल्टा टीबी आ गया 0.513 इंटू 480 अपॉन 58 इंटू 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल से सॉल्व करें तो 0.353 ये आ गया हमारा डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन। तो अगर हम देखें बच्चों, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस एलिवेशन। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है 100, एलिवेशन कितने का आया 0.353 का, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100.353 डिग्री सेल्सियस। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आओ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है और ये क्वेश्चन नंबर 11 2015 में आया हुआ सवाल है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, a solution containing 0.5 gram of KCl dissolved in 100 gram of water and freezes at minus 0.24 degree Celsius. Calculate the degree of dissociation of salt. KF दिया है 1.86, एटॉमिक वेट है K का 39 और Cl का 35.5। में जो भी वैल्यू गिवन है हमारे पास वो 0.5 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्वेंट है, डेल्टा TF है माइनस 0.24 और KF की वैल्यू है 1.86 और इन वैल्यू के हेल्प से हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों गिवन वैल्यू को लिखते हैं और गिवन वैल्यू हमारे पास है WB इक्वल टू 0.5 ग्राम, KF क्या है 1.86 और WA कितना है 100 ग्राम। अगर हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट हमारा KCl है और K का हमारे पास एटॉमिक मास है 39 और Cl का है 35.5। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 74.5 ग्राम ये MB आ गया और KF की वैल्यू दे रखी है 1.86। सबसे पहले बच्चों हम फॉर्मूला, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें I निकालना होगा। क्या निकालना होगा, वेन हॉफ फैक्टर। तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। बस सिंपली ये फॉर्मूले में वैल्यू आपको पुट कर देना है। डेल्टा TF की वैल्यू हमें दिया है माइनस, मतलब ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो डेल्टा TF हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस 0.24 है, तो डेल्टा TF अगर हम निकालेंगे बच्चों तो डेल्टा TF हो जाएगा 0 माइनस 0.24। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस 0.24 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF की जगह रख दो 0.24, KF की जगह 1.86 और WB सॉल्यूट का मास कितना है प्यारे बच्चों, ये है 0.5 इंटू 1000 और MB की वैल्यू कितनी है 74.5 और WA की वैल्यू कितनी है, मतलब सॉल्वेंट का जो मोलर मास है वो है 100। अब बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें, अच्छा यहाँ पे I है, I यहाँ पे फॉर्मूले में था, हमें I ही तो निकालना है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो सॉल्व करने पे सबसे पहले यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो और आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों I क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0.24 इंटू 74.5 अपॉन 1.86 इंटू 0.5 इंटू 10। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो I की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1.92। अब KCl में देखो ध्यान से, I का फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन के लिए, मैं लिख दे रहा हूं
फॉर डिसोसिएशन, कहीं भी डिसोसिएशन अगर होता है तो वेन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें निकालना है, अल्फा निकालना है। एन की वैल्यू KCl में 2 पार्टिकल होंगे बच्चों, K प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ से कितने पार्टिकल आ गए? 2। अब यहाँ पे बस वैल्यू रख दो। I की वैल्यू आ चुकी है कितनी बच्चों? 1.92 और I है क्या? 1 माइनस एल्फा, तो 1 माइनस एल्फा और N की वैल्यू 2 है, तो 2 अल्फा। 1.92 कितना हो गया? 1 प्लस एल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा? 1.92 माइनस 1। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं बच्चों, ये जो है फिर से लिख देते हैं। देखो आई क्या हो जाए, अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों? 1.92 माइनस 1, तो अल्फा आ गया 0.92, मीन्स अल्फा है प्यारे बच्चों 92%। ये आंसर आ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी निकल कर क्या आ जाएगी बच्चों? 92%। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल में कोई दम नहीं है, बहुत आसान सवाल आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना है आपको, टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी के पैरेलल चलना है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए। अब न्यूमेरिकल वाला सेगमेंट अपना कंप्लीट हुआ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रीफली डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस फॉलोड टू अ desalinate सी वाटर एंड कन्वर्ट इनटू ड्रिंकिंग वाटर। प्यारे बच्चों, अगर हम रिवर्स ऑस्मोसिस की बात समझे, रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझे, तो रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या? देखो, अगर हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में प्यारे बच्चों यहाँ पे एक एसपीएम लगा है, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सॉल्यूशन इधर रखा है और एक सॉल्यूशन मान लो दूसरे साइड पे रखा है, एक सॉल्यूशन इधर रखा है, ठीक। और हमने ये मान लिया प्यारे बच्चों कि यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर बच्चों सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अगर लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाता है तो उसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों, जब ऑस्मोसिस होगा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, अगर सॉल्वेंट पार्टिकल आता है बच्चों, तो यहाँ पे लिक्विड का लेवल बोलो बढ़ जाएगा, और जब ये लिक्विड का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर जो है क्रिएट होगा, और ये जो प्रेशर क्रिएट होता है इतना ही अगर तुम बाहर से लगा दो तो ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर लिक्विड इधर से इधर जाएगा तो लिक्विड का लेवल बढ़ेगा, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी, एच हाइट, रो लिक्विड की डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। मान लो प्रेशर डेवलप हुआ, और जितना डेवलप हुआ उतना ही तुम इधर से बाहर से लगा दिए तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। तो बोलते हैं, जो बाहर से लगाया उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, मान लो तुमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया, जितना डेवलप हुआ उतना ही प्रेशर लगा दिया, ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया। इसके बाद भी अगर तुम प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे तो उल्टा होने लगेगा, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट लो कॉन्सेंट्रेशन आने लगेगा, एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? When external pressure exceed to osmotic pressure, then flow of solvent particles takes place from high concentration to low concentration. This is called reverse osmosis. आओ सी वाटर के फॉर्म में जो क्वेश्चन में पूछा है वो समझते। रिवर्स ऑस्मोसिस का जो डेफिनेशन यहाँ लिखा है, लिखना चाहते हो तो आप नोट कर लेना। इट इज अ टेक्निक ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय रिमूविंग अ डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटी सच एज आयंस एंड मिनरल्स from the solution. In reverse osmosis, water is passed through a selectively permeable membrane, semi-permeable membrane, from a region of high concentration to low concentration. मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसको जो है ये आप डेफिनेशन नोट कर लेना। अब इसको डिसलाइनेशन के टर्म में समझते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो समझना ध्यान से। देखो,
ये जो हमारा डिसैलिनेशन का जो डायग्राम दिया है, ये सॉल्ट वाटर है, समंदर का पानी है और ये प्योर शुद्ध पानी है। तो यहाँ पानी के साथ क्या मिला है? पानी प्लस नमक। यहाँ सॉल्ट है और सॉल्ट और वाटर है। अब अगर रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर तुम अप्लाई कर रहे हो और ये एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट यहाँ क्या है? पानी, सॉल्यूट क्या है? नमक। तो पानी इधर जाने लगेगा और इसकी वजह से क्या होगा कि नमक नमक एक साइड हो जाएगा और प्योर वाटर एक साइड हो जाएगा। और डिसैलिनेशन ऑफ वाटर मतलब नमक वाले पानी से प्योर शुद्ध पानी निकालना, यही डिसैलिनेशन ऑफ वाटर है और इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का फेनोमेना यूज होता है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम प्योर वाटर कलेक्ट कर लेते हैं। दो सिंपल क्वेश्चन था, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है अपना देखो। जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, समर रिमूव्ड द आउटर हार्ड शेल ऑफ 2 डिफरेंट एग्स व्हाइल कुकिंग एट होम। He then placed one egg in pure water and other egg in saturated solution of sucrose. What change is he likely to observe in the egg after few hours? एक बच्चा है समर जो अंडे को बॉईल करता है, अंडा उबालता है और फिर उसको ऊपर का छिलका हटाने के बाद एक अंडे को पानी में डालता है और दूसरे अंडे को शुगर और वाटर, चीनी और पानी के सॉल्यूशन में डालता है। तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा बच्चों, ये आपको बताना है। तो आओ समझते हैं कि इसका आंसर क्या है। 2024 में 2 मार्क्स का सवाल ये पूछा गया था और इसका आंसर है बच्चों, द एग प्लेस्ड इन वाटर विल स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ प्योर वाटर इनटू एग। अगर पानी में उस अंडे को डाला जाए तो अंडे के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। तो सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब अगर पानी में अंडे को डाला जाए तो पानी अंडा के अंदर जाएगा और अंडे में क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी, फूल जाएगा वो। अब आगे समझते हैं। ऑन अदर हैंड द एग प्लेस्ड इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर विल श्रिंक ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ वाटर आउट ऑफ द एग। This is because osmosis always occurs from higher concentration of solvent to lower concentration of solvent। मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर इसको चीनी और पानी के घोल में अगर डाला जाए, चीनी और पानी के घोल में अगर अंडे को डाला जाए, सॉल्यूशन में डाला जाए, तो क्या होगा? जो चीनी और पानी का सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा और अंडे के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो अंडे से मॉइस्चर पानी बाहर आएगा और अंडा क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो अंडा सिकुड़ जाएगा और श्रिंक हो जाएगा, इसी को कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। आओ अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेकंड पार्ट कह रहा है, विच सॉल्यूशन हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक हैज हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन। अगर हाइपरटोनिक है तो जो भी सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा दूसरे सॉल्यूशन से उसका कंसंट्रेशन हाई होगा। अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चों हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन which solution with a lower solute concentration as compared to another solution। It causes water to move into cell leading the swelling। मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होगा उसका खुद का सॉल्यूशन, खुद का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। और आओ अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज, ये 2023 का क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, गिव 2 एग्जांपल्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है प्यारे बच्चों? द प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द सॉल्यूट बट डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो भी प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब कितने टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं प्यारे बच्चों, इसको समझ ले। कितने टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं? सबसे पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप क्या है प्यारे बच्चों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ क्या है प्यारे बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये चार टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन number of solid particles and not on the nature of solution is called colligative property and types are these four types of colligative property। चलो अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट ISC 2022 1 marks। Why was it decided to sprinkle rock or CaCl2 on the roads? कैल्शियम क्लोराइड को रोड पे क्यों स्प्रिंकल किया जाता है? देखो स्नो जहां भी होगा, अगर रोड पे कहीं स्नो आ गया, बर्फ आ गया, तो उसको हटाने के लिए कोल्ड कंट्री में जनरली ये किया जाता है। आओ इसके आंसर को समझते हैं। CaCl2 is used to clear snow from roads on hill station because it causes depression in freezing point, so snow melt into liquid state, water and roads get clear। ये फ्लो होना चाहिए, FLOW, वाटर फ्लोज। तो बच्चों अगर हम बात करें जैसे बर्फ कहीं पे मान लो ठंडे प्रदेश या ठंडे हिल स्टेशन पे चले जाओ तो रोड पे बर्फ जम जाती है, तो उस बर्फ को हटाने के लिए आप क्या करते हो? CaCl2 डालते हो। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। जैसे पानी जनरली 0 पे फ्रीज होता है, अब अगर CaCl2 मिला दो तो मान लो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो गया, -10 -20 हो गया, तो फिर क्या होगा? जो पानी है CaCl2 मिलाते ही किसमें बदल, जो बर्फ है CaCl2 मिलाते ही किसमें बदल जाएगा? पानी में बदल जाएगा, और पानी तो आराम से बह जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो यही लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन कार रेडिएटर। वाई? देखो क्या होता है बच्चों, ठंडे प्रदेश में या ठंडे देश में जाओगे आप तो वहां पे क्या होगा? टेम्परेचर -5 -10 है, तो क्या होगा कि कार के रेडिएटर में पानी रखा होता है, अगर वो पानी बर्फ बच जाए तो इंजन सही से काम नहीं करेगा। तो फिर कार के रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते हैं, जिससे कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, जो पानी 0 पे फ्रीज होता है, अब जितना इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाओगे उसके हिसाब से वो नीचे चला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, -5 -10 -20 हो सकता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है -5 और हमने उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कर दिया -6 -7 डिग्री सेल्सियस, तो अब हमारा कार का रेडिएटर में रखा हुआ पानी फ्रीज नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन है कि क्यों हम इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाते हैं? तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए। इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए यहाँ पे करते हैं 2, यहाँ पे अब मैं लिख दे रहा हूं आंसर। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल डिक्रीजेज, डिक्रीजेज, डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हेंस, हेंस वाटर प्रेजेंट, वाटर प्रेजेंट इन रेडिएटर ऑफ कार, रेडिएटर ऑफ कार डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट फ्रीज। क्या होगा? डू नॉट फ्रीज। तो ये प्यारे बच्चों फ्रीजेज, ये जो है आपका
इस क्वेश्चन का आंसर है कि फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करने के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल हम मिलाते हैं। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? चलो 2021 में एग्जाम कैंसिल हो गया कोविड की वजह से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज आर डिटरमाइंड बाय द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेथड कंपेयर टू देयर थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट विल बी देयर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट एंड डिटरमाइंड बाय द अबव मेथड, जस्टिफाई योर आंसर। देखो कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड है और ग्लूकोज है, तो इन दोनों का जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से, जैसे आप एलिवेशन डिप्रेशन इन वाले फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास आता है, और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास और थ्योरेटिकल, जैसे ग्लूकोज का 180 है, NaCl का 58.5 है, लेकिन अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन जिसमें भी होगा मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू बदल जाएगी। जैसे ग्लूकोज में तो कुछ नहीं होगा तो उसमें 180 रहेगा, लेकिन NaCl में कुछ मॉलिक्यूलर मास जो फॉर्मूले से निकालोगे उसमें बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? जहां भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू चेंज हो जाती है। आओ देखते हैं इसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इन केस ऑफ ग्लूकोज, इन केस ऑफ ग्लूकोज molecular mass is same, molecular mass is same because association or dissociation does not observe, but अब यहां से देखो, but in case of NaCl, NaCl के केस में क्या होगा? डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, dissociation takes place, hence observe value of colligative properties or molecular weight is other than theoretical value। ये बेटा इसका आंसर होगा कि मॉलिक्यूलर वेट तो बदलता ही है, साथ में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है अगर कहीं एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो इसको नोट कर लो। और चलो अगले सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय डाइल्यूट इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ 3 सब्सटेंसेस A greater than glucose greater than B, suggest the reason for this observation। देखो प्यारे बच्चों इसमें क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट हमारा A है और एक है जिसमें हमारा सॉल्यूट ग्लूकोज है, और एक सॉल्यूशन है जिसमें हमारा सॉल्यूशन B है। अब इसमें बोला है कि जो मोलालिटी सेम है, इन तीनों में जो मोलालिटी है वो मोलालिटी तीनों के लिए ही सेम है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है। प्यारे बच्चों डेल्टा टीबी जो है वो होता है केबी इंटू मोलालिटी। सॉल्वेंट अगर सेम है, अच्छा एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो इसमें आई भी आता है, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या है? 1 है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे के भी तो सेम होगा क्योंकि सॉल्वेंट सेम है,
तो Kb और m सेम हो गया, तो डिफरेंस होने का कारण केवल और केवल I से निकल सकता है। अब इसमें कह रहा है कि जो ऑर्डर है डेल्टा टीबी का, जो ऑर्डर है वो A का ज्यादा है ग्लूकोज से और ग्लूकोज का ज्यादा है B से। तो एक ही चीज हो सकता है I की वैल्यू, इसका मतलब A के लिए जो देखो ग्लूकोज के लिए, अगर ग्लूकोज के लिए हम I की वैल्यू निकाले तो I की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम A के लिए I की वैल्यू देखें तो ग्रेटर देन 1 होगा और B के लिए I की वैल्यू लेस देन 1 होगा, तभी ये ऑर्डर आ सकता है, तभी ये ऑर्डर आ सकता है। अब देखो प्यारे बच्चों, I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब I में क्या हुआ होगा, ग्रेटर देन 1 में डिसोसिएशन होता है, तो डिसोसिएशन हो रहा होगा। और इसमें नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है, और होता भी नहीं है ग्लूकोज में। और बी में क्या हो रहा है, एसोसिएशन होगा तभी आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। तो ये ऑब्जर्वेशन है और इसी फॉर्मेट में आप आंसर इस क्वेश्चन का लिखेंगे। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन दिमाग लगने वाला क्वेश्चन था। तो चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग 2019 में और 10 में 2 बार ये सवाल पूछा गया, इसको नोट कर लो और अगले सवाल पे चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल अच्छा यही लिखा है कि ए में क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, और बी में क्या होगा, एसोसिएशन होगा। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ना तो उसमें एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा। चलो अगले सवाल पे चलते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, विल देयर बी अ चेंज इन वेपर प्रेशर इफ मोर वाटर इज एडेड टू कंटेनर, गिव रीजन। कह रहा है किसी कंटेनर में अगर हम पानी ज्यादा ऐड करें तो क्या उसके वेपर प्रेशर में कोई बदलाव होगा, कोई चेंज होगा। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, एडिंग मोर वाटर टू अ कंटेनर एट रूम टेम्परेचर विल नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज द वेपर प्रेशर बिकॉज वेपर प्रेशर डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर not quantity. The system will maintain equilibrium and unless the temperature change the vapor pressure remains constant. तो आंसर है प्यारे बच्चों, वेपर प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पानी के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि पानी के ऐड करने पे, पानी के ऐड होने से वेपर प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर पानी को ऐड करने से पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और जो वेपर प्रेशर है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल अपना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 8, 2017 और 2004 में पूछा गया। व्हाई डज सोडा वाटर फिज व्हेन द बोतल इज ओपन, नेम द लॉ दैट एक्सप्लेन्स दिस फिनोमेनन। प्यारे बच्चों, अगर कोल्ड ड्रिंक के बोतल को आप खोलो तो क्या होगा, बहुत सारे झाग बाहर आते हैं। तो कारण क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है और गैस की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम हो गई तो गैस बाहर आ जाएगा। कौन सा लॉ इसको बताता है, हेनरी लॉ। कौन सा लॉ बताता है, हेनरी लॉ। तो देखो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा साइड का पार्ट में कट हो रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप देख लेना इसको। तो बच्चों क्या इसमें लिखा है, द फिज इन अ सोडा इज कॉज्ड बाय द कार्बोनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर होता है, इसलिए उसमें फिज या झाग बनता है। व्हेन अ सोडा इज बॉटल्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू द लिक्विड टू गिव इट अ फिजी टेस्ट। मतलब फिज होने के लिए, झाग बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज केप्ट इन द लिक्विड बाय द प्रेशर इनसाइड द बोतल। हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड के अंदर होगा। When the bottle is opened, the pressure inside the bottle decreases. जैसे ढक्कन खोलेंगे प्रेशर कम होगा। And the carbon dioxide starts to escape from the liquid. कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड से बाहर आने लगेगा, causing the fizzing sound, और इसी वजह से फिजिंग झाग जैसा निकलता है और फिजिंग साउंड होता है। Shaking the bottle before opening it increases the amount of carbon dioxide that escape from the liquid, causing strong fizz. अगर आप बोतल को शेक करो, ऐसे बोतल को शेक करने के बाद ढक्कन खोलो तो बहुत सारा फिज, बहुत सारा झाग निकलेगा। कारण क्या है, कारण ये है कि उसमें जो है गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, शेक करने पे टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और प्रेशर कम होने से गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। कौन सा लॉ इसको गवर्न कर रहा है, तो हेनरी लॉ। हेनरी लॉ बताता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 2016 का है। What will be the value of Van 't Hoff factor? First, if benzoic acid if it dimerizes in aqueous solution, how will the experimental molecular weight vary as compared to normal molecular weight? देखो बच्चों, वेन टॉप फैक्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में आता है। बोला है कि बेंजोइक एसिड डाइमर बनाता है, तो डाइमर बनाएगा मतलब दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल। तो वेन टॉप फैक्टर प्यारे बच्चों हमें निकालना है। और वेन टॉप फैक्टर जो होता है, वेन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। जो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास है, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन प्रैक्टिकल या ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, थ्योरेटिकल वैल्यू एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, और डाइमर बनेगा मतलब दो मॉलिक्यूल मिलके एक बनेगा तो हो जाएगा 120। ये कैंसिल होके 1/2 मतलब 0.5 वेन टॉप फैक्टर आ गया, पहली बात। दूसरा इसमें बोला है कि डाइमर बन रहा है, हाउ द एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास वेरी एज कंपेयर टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो जो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास है, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। तो ये इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। इसको नोट करना हो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। चलो अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट आ चुके हैं प्यारे बच्चों अपने लास्ट क्वेश्चन पे आज के क्लास की। और ये 2015 का थ्योरेटिकल क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। A mixture of ethylene glycol and water is used as a cooling in car radiator। हुआ ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन और इस तरीके का आ चुका है। क्या है बेटा, देखो यहाँ पे आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पे आंसर लिखेंगे प्यारे बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ water and it protect the water present in present in car radiator from freezing। तो ये वाटर को जो कार रेडिएटर में है उसको फ्रीज होने से बचाता है। जो भी कार के रेडिएटर में पानी रखा है वो फ्रीज ना हो, इसलिए उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल हम मिलाते हैं। और इथाइलिन ग्लाइकोल जब आप मिलाएंगे तो वाटर फ्रीज नहीं होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो लास्ट में प्यारे बच्चों, लास्ट में घायल तो यहाँ हर परिंदा है मगर जो भी फिर भी उड़ सका वही जिंदा है। चलो फिर से पढ़ देते हैं। घायल तो यहाँ हर परिंदा है मगर जो फिर उड़ सका वही तो जिंदा है। किसके पास दर्द नहीं है, सब कोई दर्द में है। वो निदा फाजली के का कुछ लाइन है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। पूरी लाइन मुझे याद नहीं है लेकिन कुछ ऐसे ही है। अगर बाहर निकलोगे तो संघर्ष तो होंगे ही, पैरों में कांटे लगेंगे, सर पे धूप होगी, बारिश होगी, झेलना पड़ेगा। पढ़ाई करोगे हमेशा समस्या होगी, लेकिन आज पढ़ो कल सुख होगा। आज पढ़ोगे कल आराम होगा। पढ़ाई सबसे जरूरी है, शिक्षा सबसे जरूरी है। तो बच्चों इसी नोट पे आज की क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आप पढ़ते रहिए। इसके बाद हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्योरी एनसीईआरटी के पीवाईक्यू सीबीएसई और आईएससी के लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।